सप्लीमेंट्स हेल्थ का शॉर्टकट है या मार्केटिंग स्कैम? ये जो हमें आए दिन रील्स देखने को मिल रही होती हैं, आए दिन हमें नया वेट लॉस सप्लीमेंट देखने को मिल रहा होता है, हमें नया कोई स्किन केयर प्रोडक्ट जो है प्रमोट होता हुआ नज़र आ रहा होता है। सप्लीमेंट्स है क्या चीज़, क्या वाकई हमें इसकी ज़रूरत है? सप्लीमेंट्स हैं क्या? तो सप्लीमेंट्स आर द फूड सब्सटेंसेस दैट आर सप्लीमेंट इन सप्लीमेंटल फॉर्म। सारी चीज़ें जो है बेसिकली फूड की सप्लीमेंटल से लिंक करती हैं। इनका कोई फार्मास्यूटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सारी की सारी फूड की ही आइटम्स हैं। इसको अगर और आसान अल्फाज में बात करें तो सप्लीमेंटल थिंग इज़ एन एड ऑन थिंग। क्या आपको लगता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है इतनी ज़्यादा डेफिशिएंट हो चुकी है विटामिन डी के लिए कि उसको जो है प्रॉपरली विटामिन डी की ज़रूरत है? ई कॉमर्स की बदौलत जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव किस्म की मार्केटिंग चल रही है कि फ़लाना सप्लीमेंट और फ़लाना सप्लीमेंट, कोई भी विटामिन या कोई भी सप्लीमेंट अगर आप बतौर हैबिट अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर लेते हैं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्गर रन। और अगर विटामिन डी की स्पेसिफिकली बात करें तो विटामिन डी जो है ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक्सोजीनियसली लिया जा सकता है, वो एंडोजीनियसली बन सकता है और उसको हम ले सकते हैं थ्रू अवर फूड। मसल गेन करने के लिए वे प्रोटीन्स चाहिए। बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे फूड के अंदर मौजूद है और इवन जो वे प्रोटीन है वो भी हमारे फूड से ही एक्सट्रैक्ट होता है। वो ऐसा नहीं है कि कहीं सिंथेटिकली बनाया जाता है, वो वे इज़ अ पार्ट ऑफ आवर मिल्क, तो वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आजकल हमें आए दिन सोशल मीडिया पे बहुत सारे एड्स देखने को मिल रहे होते हैं जो कि $1 बिलियन इंडस्ट्री के ऊपर हैं, जो कि है सप्लीमेंट इंडस्ट्री। जो हमारी आज की एपिसोड है इसके साथ हम डिस्कस करेंगे ये जो हमें आए दिन रील्स देखने को मिल रही होती हैं, आए दिन हमें नया वेट लॉस सप्लीमेंट देखने को मिल रहा होता है, हमें नया कोई स्किन केयर प्रोडक्ट जो है प्रमोट होता हुआ नज़र आ रहा होता है। क्या इसकी वाकई हमारे हेल्थ के लिए हमें ज़रूरत है या नहीं, या एक मार्केटिंग ट्रेंड बन चुका है? तो इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अब्दुल्ला। क्या हाल आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अब्दुल्ला, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सप्लीमेंटेशन के अराउंड है। सप्लीमेंटेशन, जब भी कोई हमारे पास पेशेंट आता है तो हमेशा वो सप्लीमेंट्स का जिक्र कर रहा होता है कि मुझे कुछ ना कुछ जो है ना आप अपने इस पेपर के ऊपर लिख के दें, जो जाके मैं परचेज़ करूँ और लेना शुरू करूँ। तो सबसे पहले तो मुझे बताएं कि सप्लीमेंट्स है क्या चीज़, क्या वाकई हमें इसकी ज़रूरत है? बहुत अच्छा सवाल है। सप्लीमेंट्स हैं क्या? सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते और इसको नहीं समझ सकते इस टॉपिक को, क्योंकि इन डेप्थ टॉपिक समझना भी ज़रूरी है। अगर हम अपेरेंटली बात करें कि सप्लीमेंट्स हैं क्या, तो सप्लीमेंट्स आर द फूड सब्सटेंसेस दैट आर सप्लीमेंट इन सप्लीमेंटल फॉर्म। मतलब वो फूड की फॉर्म में नहीं ऐसे मिल रहे होते आपको, वो एक सप्लीमेंटल फॉर्म में मिल रहे होते हैं किसी कैप्सूल या किसी इंजेक्शन की सूरत के अंदर। और लेकिन होते बेसिकली वो फूड सब्सटेंसेस ही हैं या वो फूड सब्सटेंस का कोई ना कोई सिंथेटिक अल्टरनेट होते हैं। मतलब वो बनाया गया खुद साख्ता फूड होता है या वो नेचुरल फूड का ही कोई ना कोई एक्सट्रैक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली फूड की सप्लीमेंटल से लिंक करती हैं। इनका कोई फार्मास्यूटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सारी की सारी फूड की ही आइटम्स हैं जो कि किसी खुराक में कमी की वजह से उसको साथ ऐड ऑन दिया जाता है। इसको अगर और आसान अल्फाज में बात करें तो सप्लीमेंटल थिंग इज़ एन एड ऑन थिंग। जिस तरह आप खाना खाने जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में और वो ऐड ऑन आपको कोई डिप देते हैं, जिस तरह मुख्तलिफ ट्रेंड होते हैं मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में, मुख्तलिफ किस्म की डिप्स होती हैं, या फिर वो सॉसेजेस देते हैं मुख्तलिफ किस्म के कि ये आपके टेस्ट को इन्हांस कर देंगे, फ्लेवर ऐड करने के लिए, या वो कोई वेलकम ड्रिंक आपको देते हैं सप्लीमेंटल। तो इट इज़ नॉट अबाउट द मेन कोर्स, इट्स ऑल अबाउट द एड ऑन्स। ठीक है, तो वो एड ऑन्स जो है ना वो सप्लीमेंटल फॉर्म में हमें मतलब ये कि आप कह रहे हैं कि ये मेन कोर्स नहीं है, ये एक एड ऑन थिंग है। सही हो गया। आजकल हमें एक विटामिन डी की डेफिशिएंसी और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन को प्रमोट करने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा होता है। क्या आपको लगता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है इतनी ज़्यादा डेफिशिएंट हो चुकी है विटामिन डी के लिए कि उसको जो है प्रॉपरली विटामिन डी की ज़रूरत है, या जैसे इसको प्रमोट किया जा रहा है ज़्यादातर? हाँ, असल में ये है कि जिस तरह दुनिया भर में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के हवाले से एक चीज़ बड़ी आम है कि अगर एक चीज़ की मार्केट नहीं भी है तो मार्केट क्रिएट की जा सकती है थ्रू रिपीटेटिव एड्स। जिस तरह मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल लेते हैं कि ये जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं, कोक है, पेप्सी है, या कोई भी बड़ा ब्रांड है, आपको नज़र आता है कि वो हर चौक और हर चौराहे पे वो कोई बिल बोर्ड खाली नहीं रहने देते। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो उनको बिल बोर्ड मुफ्त मिलते हैं, बल्कि उन पर उनके अच्छे खासे पैसे लगते हैं, लेकिन वो पैसे इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगले बंदों का जहन बनाया जाए। तो वो थ्रू मार्केटिंग, रिपीटेटिव मार्केटिंग, आपके जहन में एक सबकॉन्शियस में एक चीज़ बिठा देते हैं कि ये आपके लिए ज़रूरी है।
ठीक है, और उसका आप प्रैक्टिकल ट्रांसलेशन उस चीज़ की, उस प्रैक्टिस की, किसी भी कैफ़े या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे उन्होंने वो चीज़ अवेलेबल भी की हुई है। मतलब वहाँ पे एक आपको पेप्सी या कोक का कूलर भी नज़र आता है, और जब आपको नज़र आता है तो आप फिर रह नहीं पाते, और आप जब भी कोई खाना ऑर्डर करते हैं तो आप साथ कहते हैं कि यार कोई एक बोतल ले आना साथ, कोई जो है ना कोल्ड ड्रिंक ले आना साथ। तो ये चीज़ जो है ना, यही चीज़ अगर आप देखें तो एग्जैक्टली इस टाइम सप्लीमेंटल मार्केट के अंदर, फूड सप्लीमेंट्स की मार्केट के अंदर हो रही है कि जहाँ पे ई कॉमर्स की बदौलत जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव किस्म की मार्केटिंग चल रही है कि फ़लाना सप्लीमेंट और फ़लाना सप्लीमेंट, और शायद ये सप्लीमेंट आपके लिए वो वेल अवेटेड जो है ना वो सप्लीमेंट है जिसको आप सदियों से लेंगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। यस, बिल्कुल इसी तरह मैजिक पिल के तौर पे उसको प्रेजेंट किया जाता है। किसी भी सप्लीमेंट को ABCD कोई भी हो सकता है। सही है। तो विटामिन डी के बारे में आप क्या कहते हैं कि जो आजकल हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और हमें ये पढ़ने को भी मिलता है कि हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन डेफिशिएंट है विटामिन डी में, तो आपको क्या लगता है कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, देनी चाहिए? अच्छा, इसमें जिस तरह हमने फूड सप्लीमेंटेशन की बात की है तो इसमें ऑब्वियसली कुछ विटामिन ऐसे हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन में डेफिशिएंसी जिनकी अमूमन पाई जाती है, जिस तरह हम देखते हैं कि जिंक की डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमन है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी कॉमन है, इसी तरह आयरन जो कि एक मिनरल है उसकी सप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ख़ास तौर पर ख़वातीन में फॉलिक एसिड और आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा। इसी तरह ये जो विटामिन डी है ये इस टाइम शायद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट है और ये वेल रिसर्च भी है। लेकिन एक अहम बात है जो यहाँ पे एक लम्हे को रुक के सोचने की है कि वाई दे आर डेफिशिएंट ना। ये तो हर बंदा बात बता रहा है, ये तो आपको वो ऐड वाला भी बता रहा है कि यू आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी, लेकिन एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल का क्या काम हो सकता है कि बजाय इसके कि वो सिर्फ प्रेस्क्राइब करे कि गो फॉर दिस सप्लीमेंट एंड दिस सप्लीमेंट एंड दैट सप्लीमेंट, उसका ज़्यादा अहम काम ये है कि वो प्रेस्क्राइब करे कि उसकी जो पहले तो डायग्नोज करे या उसको रूल आउट करे कि किस लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से इसके अंदर ये डेफिशिएंसी जो है वो मोस्ट कॉमन होती जा रही है या बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, प्रिवेल करती जा रही है। पहले उसको आइडेंटिफाई करे और फिर उसका कोई ना कोई सोल्यूशन वो प्रेस्क्राइब करे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये करने का काम है इस दौर में। तो इसमें आप क्या कहते हैं कि विटामिन डी के लिए ज़रूरी है कि हम सप्लीमेंटेशन ही लें या कोई हमारे पास ऐसे फूड चॉइसेस भी हैं जिनसे हम विटामिन डी डेफिशिएंसी को फुलफिल कर सकते हैं? इसमें दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर तो आप बहुत ज़्यादा सीवियरली डेफिशिएंट है, इसकी भी कैटेगरीज हैं, एक इनसफिशिएंसी की कैटेगरी है, एक डेफिशिएंसी की कैटेगरी है और एक सीवियर डेफिशिएंसी की कैटेगरी। तो व्हाट आई बिलीव इज़ कि कोई भी विटामिन या कोई भी सप्लीमेंट अगर आप बतौर हैबिट अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लेते हैं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्गर रन। मतलब फॉर द टाइम बिंग तो आपको शायद वो फ़ायदा दे, आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी आसान हो गई है, लेकिन इन द लॉन्गर रन वो नुकसान देगा। क्यों नुकसान देगा? वो इसलिए नुकसान देगा कि बॉडी की जो अपनी एबिलिटी है उसको बनाने की, अगर उसमें कोई एंडोजिनस चीज़ मौजूद है, वो एंडोजिनसली बनता है, तो फिर इट मीन्स कि वो दोबारा नहीं बनेगा, उस वॉल्यूम में नहीं बनेगा जिस वॉल्यूम में पहले बनता था। और अगर विटामिन डी की स्पेसिफिकली बात करें तो विटामिन डी जो है ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक्सोजिनस ही लिया जा सकता है, वो एंडोजिनसली बन सकता है और उसको हम ले सकते हैं थ्रू आवर फूड, जो कि मिसाल के तौर पे ऐसी फूड्स हैं जिनमें फ़ैट कंटेंट अच्छा है, उनके साथ वो प्राइमरीली में मिलता है, जिस तरह हमारे नट्स हैं, जिस तरह डेयरी आइटम्स हैं, जिस तरह हमारे पास जो है वो मीट है, रेड मीट है, इसके साथ जो ख़ास तौर पे जो चर्बी वाला मीट है उसके साथ जो है ना हमारे पास विटामिन डी के अच्छी क्वांटिटी हम कंज्यूम करते हैं खुराक के ज़रिए से। हाँ, लेकिन उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सन एक्सपोजर का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर सन एक्सपोजर आपका बिल्कुल नहीं है किसी वजह से, मिसाल के तौर पे कुछ लोग हैं जो नाइट ड्यूटी करते हैं, सारा दिन सोते हैं, उनके लिए एक मजबूरी बन जाती है, तो इन दैट केस हम समझते हैं कि आप इसको लॉन्गर रन में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ जो पर्सन कर सकता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो उसको मेरा ये ख्याल है कि ज़्यादा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर रिकमेंड करना चाहिए और साथ सप्लीमेंट को फॉर द टाइम ही एक हफ्ते, 2 हफ्ते या 1 महीने के लिए स्पोर्टिव एजेंट आप जी 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है। इसी में एक चीज़ ये भी बहुत मैटर करती है, व्हेन यू आर गोइंग टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ सप्लीमेंट, सबसे पहले आप ये देखें कि आपको उस चीज़ की डेफिशिएंसी है या नहीं है, फिर इस हिसाब से जो आप अपने सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह बात की कि पहले तो ये रूल आउट करना ज़रूरी है कि वाकई डेफिशिएंट है या नहीं। ठीक है, अगर 50% पॉपुलेशन डेफिशिएंट है, इसका मतलब है हर दूसरा बंदा डेफिशिएंट है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा आपके पास है वो हर दूसरा बंदे में ही शामिल है। तो उसके लिए अगर तो टेस्ट हो सके तो वो बेहतर है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता।
तो अगर अफोर्ड नहीं कर सकता, नॉन अफोर्डिंग है, तो उस केस में हमेशा एहतियात के तौर पे लो डोज देनी चाहिए। और अगर आपको बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि ये सेवरली डेफिशिएंट है तो फिर आप हाई डोज दे सकते हैं। फिर आप बेशक 2 लाख का IU या 50,000 IU। और दूसरी बात ये कि अगर इसको ज़्यादा दे दिया जाए और उसमें नुकसान ज़्यादा है, मतलब सेवरली डेफिशिएंट होने का इतना नुकसान नहीं है जितना टॉक्सिसिटी होने का नुकसान है, और उसके जो सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं वो बहुत ज़्यादा और बसा औकात वो इरिवर्सिबल भी होते हैं, वो बहुत सेवरली वो इवन ये कि मैंने खुद विटामिन डी और विटामिन ई की टॉक्सिसिटी के केसेस अक्सर देखे हैं, इवन B12 की टॉक्सिसिटी का भी केस देखने को मिला, क्योंकि इनके सप्लीमेंट्स ओवर द काउंटर मिल जाते हैं ना, लोग ले लेते हैं और हम लेना शुरू करते हैं तो फिर लेते ही चले जाते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे जो है हमारी हम डिस्कस कर रहे हैं कि सप्लीमेंटेशन की इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, इसी तरह हमें ना मार्केट के अंदर जो फिटनेस इंडस्ट्री है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है। हमारी यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल फिटनेस फ्रीक भी होती हुई नज़र आ रही है, और जब जिम की बात आती है तो मसल्स का हमेशा जिक्र होता है। तो जब मसल का जिक्र होता है तो हमारा जो जिम सेक्टर है या यूथ उसका बहुत ज़्यादा फोकस वे प्रोटीन्स की तरफ बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि आइदर हमें हमारी बॉडी को मसल गेन करने के लिए वे प्रोटीन्स चाहिए या हमारे पास कोई फूड नहीं है जिससे हम अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आजकल हमारे जो यूथ है उसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड जो है वो फिटनेस की तरफ हो रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। और लेकिन एक साइड बाय साइड चीज़ जो सामने या नज़र आ रही है, जो चैलेंज है जो पेरेंट्स के लिए भी है, और अक्सर तो पेरेंट्स होते हैं जो हमारे पास आते हैं बच्चों को लेके, जो खासतौर पे टीन एज के जो बच्चे हैं, कि जब वो जैसे ही अपना कोई जिम स्टार्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई ट्रेनर, सो कॉल्ड ट्रेनर, उनको कोई ना कोई जो है ना सप्लीमेंट रिकमेंड कर देता है। अच्छा, मसला ये है कि सप्लीमेंट, हम जिस तरह पहले बात कर चुके हैं कि बस औकात आपको सप्लीमेंट देना एक नागुज़ीर होता है, लेकिन कुछ तो नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि ज़्यादा एग्जेजरेट करके जो है ना चीज़ों को प्रेजेंट किया जा रहा है आजकल के मार्केट में। और उसमें ये होता है कि वो इतने छोटे बच्चों को जो कि अभी सोचने और समझने की सलाहियत भी नहीं रखते कि हमने करना क्या है, क्या हमने इसको एज आ फील्ड कैरी ऑन करना है, बॉडी बिल्डिंग में हमने जाना है, या जस्ट वी आर हेयर फॉर द फिटनेस। अभी उनको इस चीज़ की भी इतनी समझ नहीं होती, नो हाउ नहीं होती, तो उनको जो है ना फौरी तौर पे जो ट्रेनर है या कोई भी जिम में पर्सन है जो फ्रंट डेस्क के ऊपर मौजूद है, वो क्या करता है, वो अप सेलिंग करने की कोशिश करता है, और अप सेलिंग में वो प्रोडक्ट्स की जो लाइन है या एक रेंज है पूरी, वो उनके सामने रख देता है कि भाई अगर तुमने मसल को पंप करना है तो तुम्हें ये क्रिएटिन लाजमी लेना है, और अगर तुम्हें जो है ना वो एक अच्छा मसल मास चाहिए तो उसके लिए तो वे प्रोटीन के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। और इसी तरह फिर जो है वो स्टैक्स भी हमें देखने स्टैक्स मिलते हैं, बिल्कुल। फिर वो कहते हैं जब आपने ये दो चीज़ें लेनी है तो ये तीसरी चीज़ में क्यों पीछे रह जाएं, क्योंकि आपने जब एक्सरसाइज करनी है, गेम लगानी है और मसल को एक पुश या पंप देना है, उसके लिए तो ज़रूरी है कि आपको प्री वर्कआउट भी लेना होगा, C4 लेना होगा, BCAs लेने होंगे, तो वो फिर आप ऐसा करें कि आप पूरा स्टैक ही लेंगे। तो ये एक पूरी एक जो है ना पिच है जो कि एक फ्रंट डेस्क से आती है जिम में, और फिटनेस किसी भी फैसिलिटी के अंदर जो है ना ये चीज़ें बड़ी कॉमन देखने को मिलती है। मतलब एक जो नॉर्मल पर्सन है उससे अगर लेट्स सपोज मसल गेन करने की प्रोटीन चाहिए तो हमारे पास क्या ऐसे कोई फूड ऑप्शंस ऐसे हैं जो हमारे पास नेचुरली अवेलेबल है जिसके थ्रू हम मीट कर सकते हैं उस प्रोटीन रिक्वायरमेंट? जी, सबसे पहली बात ये है कि हमारी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है पर डे वो 0.8 या 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से लेके 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट तक है इन जनरल टर्म्स। लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा भी करते हैं कि भाई मैं 1.2 या 1.3 या 1.4 तक लेना चाहता हूँ, तो अगर एक हेल्दी पर्सन में देखें जो 70-80 केजीज इसका वेट है, तो ये 100 ग्राम्स पर डे प्रोटीन बनती है। और ये फूड से लेना कोई नामुमकिन नहीं है, बल्कि बहुत ईजी है। ईज़िली आप अपने मील्स को ऐसे प्लान कर सकते हैं जिसमें प्रोटीन सोर्सेज रखें, और उसमें भी हाई क्वालिटी अगर आप लेना चाहते हैं, जिस तरह लोग ये पिच करते हैं कि जो आप फूड में सोर्सेज में ले रहे हैं प्रोटीन वो इतना हाई क्वालिटी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन्स हैं वो हमारे फूड के अंदर मौजूद है। और इवन जो वे प्रोटीन है वो भी हमारे फूड से ही एक्सट्रैक्ट होता है, वो ऐसा नहीं है कि कहीं सिंथेटिकली बनाया जाता है, वो वे इज़ अ पार्ट ऑफ आवर मिल्क, तो वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि जब आप सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म आपने एक चीज़ को लेके चलना है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप अपनी फूड और अपनी डाइटरी हैबिट्स को इतना अच्छा करें, प्रोटीन को प्रायोरिटाइज़ करें ओवरऑल अपने मील्स के अंदर, ताकि आपकी पर डे की जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो पूरी होने लग जाए। उसके नतीजे में आपको एक अच्छा मसल मास देखने को मिल सकता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है।
ठीक है, जैसे भी आपने बात की है कि एक नॉर्मल पर्सन को 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो 1.2 से 1.4 लेट्स सपोज हम 1.3 तक भी लगा लेते हैं, तो 70 kg के पर्सन को 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 100 ग्राम चाहिए, और 100 ग्राम इज नॉट अ बिग डील। तो इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप 100 ग्राम चिकन ले रहे हैं तो वो आपको 25 ग्राम का प्रोटीन दे रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आप इजीली अपनी डाइट, और अगर 2 अंडे ले लेते हैं तो भी आपको 14 ग्राम मिल जाती है। तो ये मतलब इस तरह करके आप इसको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि दालें हैं, पल्सेस हैं, लिग्यूम्स हैं, दीज ऑल आर द गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। आप दही खाएं, दही जो है वो एक बड़ा अच्छा वे का सोर्स कंसिडर किया जाता है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं जिनको आप ऐड ऑन कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने सप्लीमेंटेशन की तरफ ही जाना है, अनटिल ऑनलेस आपको बहुत ज़रूरत नहीं है, आप भी प्रॉपर कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं है, किसी कंपटीशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक मसला ऑथेंटिसिटी का भी होता है। तो थैंक यू अब्दुल्ला फॉर योर टाइम। आज हमारी आपके साथ जो डिस्कशन है बड़ी इंसाइटफुल रही है रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन डी के बारे में। तो कोशिश करेंगे हम इन्हीं चीज़ों को मज़ीद भी डिस्कस करें। जी बिल्कुल, इसकी ऑथेंटिसिटी पे बात करें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर अपने, कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, और अडल्ट्रेशन के जो सिनेरियोज़ हैं इस सप्लीमेंटेशन इंडस्ट्री में, उसको भी डिस्कस करना वो जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास रेगुलेशंस क्या कहती हैं इस चीज़ के बारे में, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट है, अभी हम मज़ीद भी इन चीज़ों को मज़ीद गो थ्रू करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे क्या इधर ये जो हमारी अडल्ट्रेशन है इसके अंदर कोई स्टीरॉयडल इफेक्ट्स तो नहीं है हमारी फूड्स के अंदर, जो मज़ीद ट्रेंड सेट्स हैं जैसे मार्केट के अंदर हमें चल रहे हैं, जैसे कि डिटॉक्स ड्रिंक्स हैं, वेट लॉस हैं, फैट कटर्स हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही होती हैं। तो अभी आप हमारे साथ रहिए, आपकी जो क्यूरीज़ हो हमारे साथ शेयर करते रहिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम मज़ीद जो आपके साथ जो आपके क्यूरीज़ हैं, मसले हैं, उनको हम साथ साथ डिस्कस कर सकें।